हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी फाइव एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये देखिए आपके लिए स्पेशल चीज़ मॉडल प्रश्न पत्र 2। मैंने आपको मॉडल प्रश्न पत्र 1 बहुत बढ़िया से करवाया है और ये आज मॉडल प्रश्न पत्र 2 को हल करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जितना भी हिंदी में एमसीक्यू बताया है हर एक चैप्टर वाइज, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो भी बताया है आप उसे रिवाइज कर लेना, साथ में मॉडल टेस्ट पेपर को साथ में हल करते हैं और फिर आप देखना कि आप हिंदी में क्या अंक लाते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मॉडल प्रश्न पत्र 2 को देखते हैं कि समय क्या रहता है। 1 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होता है और इस प्रश्न में पत्र में 4 खंड है, क ख ग घ दिया होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है और सभी प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का क्या करना है, आपको ओएमआर शीट में सही विकल्प का चयन करके उसको रंगना है, भरना है। ठीक है, ये निर्देश हो गया, सामान्य निर्देश। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, और गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रम साध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है कि नहीं। देखिए, कंप्यूटर भविष्यवाणी तक कह सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन भी कर सकता है। हॉस्पिटल में करता है कि नहीं करता है? करता है। चलिए, वही बता रहा है। तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कौन कौन पकड़ सकता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर सूचनाओं की मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषित कर सकता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जाता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं का चुंबकीय देव भरा है। इसमें चिप पर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखून के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार से हैं। इसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है कि नहीं। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर की भांति काम करता है। जो चिप होता है वो हमारे नाखून के समान होता है कि नहीं। तो जो मेरा पहला प्रश्न है क्या बन के आया है कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या हुआ है। तो मैंने पढ़ा अभी कि वरदान साबित हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरदान, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होता है, स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। टेलीविजन की भांति ही कंप्यूटर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्क्रीन होता है जिसमें हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि चिप का आकार कितनी बड़े होता है। मैंने बताया एक नाखून के छोटे समान, एक नाखून के समान। तो देखिए यहाँ आदमी की आंख के बराबर, आदमी के मुंह के बराबर, और फिर आदमी के नाखून के बराबर या आदमी की उंगली के बराबर। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया आपको कि नाखून के बराबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नाखून के बराबर। अब देखिए नाखून के बराबर होता है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहेगा कि कंप्यूटर कैसा उपकरण है। कंप्यूटर कैसा उपकरण है? कंप्यूटर कैसा उपकरण है? दिल, इलेक्ट्रॉनिक, दोनों, कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कि नहीं। अब देखिए फिर से यहाँ पर पद दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है और फिर सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पद्यांश को बढ़िया से पढ़ना है और फिर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि 2 घड़ी कदम अपने रोको, बढ़ चले हो तुम अंधेरों को, न रुके अगर तो तरसोगे जग जीवन के पग फेरों को। दुख के वित्र सुख कैसा, सोचो बिन धूप कहाँ फिर छांव हो, बिन मृत्यु भला कैसा जीवन, कैसा बिन माटी की गांव हो, है कि नहीं। गंगा को तुमने विष दे देकर मार दिया, कुछ और बढ़े। तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया, कुछ और बढ़ो। तुम और बढ़े जब तुमने हिमखंडों तक को पिघला डाला, और तुम बढ़ो जब खेतों की मिट्टी को दूषित कर डाला, है कि नहीं। यानी इसमें कविता का जो पद का है इसका भाव को समझना होगा कि आपसे इसमें क्या कह रहा है कि नहीं। आपको इसे बढ़िया से समझना होगा और उसके बाद आपको सारे प्रश्नों का उत्तर समझ करके देना होगा, है कि नहीं। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? उजाला की ओर बढ़ रहा है,
अंधकार की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि मनुष्य कवि के अनुसार जो है अंधकार की ओर बढ़ रहा है। देखिए आपको मिस्टेक मिल सकता है बहुत जगह पे, ठीक है, मिसप्रिंट आपको नजर आएगा, गलत गलत दिया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा इनका देख करके समझ लेना कि कहना क्या चाहता है। अब देखिए, किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा धूप के बिना, है कि नहीं। मनुष्य में किससे विष देकर मार डाला है, तो गंगा को मार डाला है विष दे देकर। मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहे हैं, मनुष्य की गलतियों से मलाई बर्फ पिघल रहा है, फेस क्रीम पिघल रहा है, या कोई नहीं, या फिर यहाँ पर हिमखंड, बताइए क्या, हिमखंड, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान मनुष्य की गलतियों से कारण पिघल रहा है कि नहीं। चलिए, ये तो आप पढ़ के इजीली कर सकते हो, है कि नहीं। आपको पढ़ना है फिर जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बहुविकल्प प्रश्न में आपको क्या मिलता है, व्यवहारिक व्याकरण। और व्याकरण अगर आप थोड़ा सा भी अवयव हो गया, क्रिया हो गया, समास हो गया या सर्वनाम, इन सभी को आपने अगर बढ़िया से पढ़ लिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये इजीली कर पाओगे। देखिए आपके सामने जो है प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करके उत्तर लिखें। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता और न उसके आने की संभावना होती है, वहां कौन सी क्रिया होती है। मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा क्रिया होता है जहां पर क्या बोल रहा है कि कर्म उपस्थित नहीं होता और उसके आने की संभावना नहीं होती है, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए यहां पर माँ बच्चे को पानी पिलाती है। अच्छा, ये एक मिनट, थोड़ा सा 10वां प्रश्न यहाँ पर, हाँ यहाँ पर है ना। चलिए, कि कौन से वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य जो है वो प्रेरणार्थक नार्थक क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है माँ बच्चे को पानी पिलाती है, मोहन मिठाई खाता है, सीता तेज दौड़ती है, मैं पानी पीता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कौन सा क्रिया का उदाहरण है प्रेरणार्थक क्रिया का, कि माँ बच्चे को पानी पिलाती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि राहुल ढोलक बजाता है। इस वाक्य में इस वाक्य की क्रिया का भेद कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा या सार्थक क्रिया होगा। यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस को गौर करना होगा कि राहुल ढोलक बजाता है, इसमें कौन सा क्रिया होगा, क्या करता है, कौन सा काम करता है, कौन सा काम करता है, कौन सा काम करता है, ढोलक बजाने का काम करता है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आसमान में पतंग उड़ रही है। देखिए प्रश्नों को आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, समझना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि आसमान में क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रही है। इस वाक्य में क्रिया, देखिए क्रियापद क्या है, यहां पर कौन सा क्रिया मतलब क्या होता है, काम, कौन सा काम हो रहा है, तो कौन सी क्रिया हो रही है, पतंग उड़ने की कार्य हो रही है, क्रिया हो रही है। तो इसमें पूछा कि क्रिया का पद क्या है, तो आसमान में, पतंग, या उड़ रही, या कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से जो क्रिया का पद होगा क्या होगा, उड़ रही है कि नहीं, उड़ने का काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है। चलिए अगला क्या है कि मैं अब सह नहीं सकता, मैं अब सह नहीं सकता। देखिए यहां पर जो है कि मैं अब सह नहीं सकता, इसमें कौन सा वाच्य है कि नहीं। यहाँ सॉरी, देखिए बहुत सारा मिस्टेक होगा ना, ये होगा कि कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है, आपसे पूछा है। तो देखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैं अब नहीं सह सकती, मुझसे होगा नहीं, मैं ये कर नहीं सकती, इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, सॉरी कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। चलिए देखिए अगला है कि कर्मवाच्य का उपभेद है। कर्मवाच्य का उपभेद कौन है, तो कर्मवाच्य का भेद कर्तृवाच्य है, ठीक है। चलिए देखिए, मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, यह किस वाच्य का उदाहरण है।
तो कर्मवाच्य का उदाहरण है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो मृदुला के द्वारा लिखा गया है, यानी कर्मवाच्य। ठीक है, अब देखिए अगला है कि कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन कौन सा समास है? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया कि आप अगर समास पढ़ते हो, संज्ञा पढ़ते हो, विशेषण पढ़ते हो, या फिर आप क्या करते हो, समास वगैरह पढ़ते हो, तो आपको सारा प्रश्नों का हल यहीं पे मिल जाएगा। तो देखिए आपके सामने प्रश्न क्या है कि जो कमल नयन कौन सा समास है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर समास पढ़ा होगा तो इजीली मार लोगे कि क्या है सर, ये तो कर्मधारय समास है। कमल नयन यानी है कि नहीं, कमल के समान नयन, कमल नयन। चलिए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? या फिर देखिए यहां पर द्वंद्व समास में खाली जगह पद प्रधान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें जो होता है, देखिए पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका उत्तर पद प्रधान होता है या पूर्व पद होता है या दोनों। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए क्या है, 18वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में, देखिए यहाँ पर कनक, मैंने आपको जब चैप्टर करवा रहा था, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और मैंने आपको कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों इसको आप VVI में लिख लो और ये 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में से है। और सोचिए मैंने आपको कहा था और ये प्रश्न आपको मॉडल सेट पेपर में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो प्रश्न है इस बार 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और यही प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कनक, कनक का अर्थ क्या नहीं है? तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कनक का अर्थ है क्या क्या, है कि नहीं। कनक, देखिए कनक का अर्थ क्या क्या है? कनक, अब देखिए कनक का अर्थ होता है सोना भी होता है, और कनक का अर्थ मतलब होता है धतूरा भी होता है। अब आपने जान लिया कि ये होता है, तो यहां आपसे क्या पूछा कि ये कौन सा नहीं है। अब देखिए कनक का अर्थ कौन सा नहीं है, तो धतूरा, धतूरा तो है भाई, सोना भी है भाई, ए और बी दोनों। अब देखिए डी कौवा, मेरे प्यारे बच्चों कनक का अर्थ यहाँ पर कौवा जो दिया हुआ है वो नहीं है, अर्थात डी क्या राइट आंसर हो जाएगा, कौवा, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि परिश्रम सफलता नहीं मिलती। अब देखिए यहां पर आपको उपयुक्त अवयव भरना है, यानी एक ऐसा सेंटेंस भरना है कि वहां से आपका जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो आपको फिलफिल हो जाए और एक पूर्णतः परिपूर्ण वाक्य के रूप में उभर करके आए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ परिश्रम खाली जगह, सफलता नहीं मिलती, उपयुक्त अवयव से वाक्य पूरा कीजिए। अब क्या है कि देखिए परिश्रम के आगे सफलता नहीं मिलती, या परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, या परिश्रम के नीचे सफलता नहीं मिलती, या परिश्रम के ऊपर सफलता नहीं मिलती। आप ही बताओ क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे सूटेबल क्या बैठ रहा है कि परिश्रम सफलता के बिना नहीं मिलती। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। ये सूटेबल अवयव जो है यहाँ पर फिट बैठ रहा है, अर्थात मेरा जो अवयव यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, के बिना, अर्थात बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है, जिस वाक्य में देखिए एक समापिका क्रिया होती है, उस वाक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा वाक्य कहते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें कितने समापिका क्रिया हैं, एक, यानी सरल होगा, मिश्र होगा, संयुक्त होगा, बी और सी दोनों होगा। क्या हो जाएगा, जिसमें एक समापिका क्रिया होती है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है।
आपके सामने देखिए खंड ग आया हुआ है, बहुविकल्प प्रश्न आपको पढ़ के उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि आपसे प्रश्न क्या किया गया है। कि कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर एक कबीरपंथी की सी कनपट्टी टोपी, है कि नहीं, एक टोपी पहनी हुई है कनपट्टी पर। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ एक रामानंदी चंदन जो नाक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होती है, यानी यहां से लेकर के एकदम यहां तक, यानी इस नाक से लेकर के पूरे यहां तक ललाट तक आपका टीका देखने को मिलता है। और गले में तुलसी की जड़ों की एक बडोल माला बांधे रहते हैं, और गले पे तुलसी का माला पहना हुआ रहता है। अब आपसे प्रश्न कर रहा है कि बाल गोविंद भगत जैसी को टोपी कैसी थी। बाल गोविंद जो भगत जी है उनका टोपी कैसी थी, तो सूरदास जैसी, कबीरपंथी जैसी, बच्चों की टोपी जैसी, या गांधी जी की टोपी के जैसी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अभी पढ़ा कैसी टोपी, तो कबीरपंथी की टोपी जैसी, यहां तक, है कि नहीं, कनपट्टी तक। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। जंगली फूलों की, तुलसी की जड़ों की एक बडेल माला, या सोने की सुंदर भाषा, या रुद्राक्ष की माला। मेरे प्यारे बच्चों, तुलसी की जड़ों के समान माला, है कि नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी की जड़ों वाला माला, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। चलिए अगला पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था और उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह साल भी हो सका है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच किसी संकोच के एक लड़की, बिना संकोच के, ठीक है, एक लड़की बिना धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। अब देखिए, आपको बीच से उठा करके प्रश्न पूछा गया है। आपको यह समझने की बात होगी कि देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रहा है, क्या कर रहा है कि लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया। तो देखिए अजमेर मिल गया, अजमेर में, दिल्ली में नहीं, जयपुर में नहीं, हल्दी घाटी में नहीं। लेखिका के पिता के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की। ठीक है, तो देखिए यहां पर डॉक्टर साहब होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि, चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि पढ़ने में सुविधा हो जाए, आपको भी अच्छा से नजर आ जाए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए इस गद्यांश को पढ़िए आप बढ़िया से कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना, अगर रोटियां सेकने के लिए है आग। देखिए बहुत सारा मिस्टेक है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ होगा आग। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री के जीवन के। देखिए ये जो छोटा छोटा जो स्टेंजा आ रहा है थोड़ा सा आपको वो समझना होगा, क्योंकि ये सारा प्रश्न इन्हीं से पूछने वाला है आपसे, है कि नहीं। देखिए माँ ने किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया है। माँ अपने बेटी को समझाती है कि बेटा आप जो है ना, आप इनको देखकर मत रिझना। अब किनको देख करके, वस्त्रों को देख करके, धन को देख करके, या चेहरे को देखकर, या गहने को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सारा चैप्टर एमसीक्यू करवाया था और वही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैंने बताया था कि नहीं आपको सारा चैप्टर, और देखिए यही सारा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मॉडल टेस्ट पेपर 1-2 में। क्या है कि माँ ने किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया, वस्त्रों को, धन को, चेहरे को, या गहने को। मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ाया था कि चेहरे को। अपना चेहरा देखकर घमंड नहीं करना है कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी, इसीलिए अपने चेहरे को देखकर न रिझने की आदेश दिया है। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है। नारियों के लिए धन को बंधन बताया गया है, या वस्त्रों एवं आभूषणों को बताया गया है, या शिक्षा को बताया गया है, या गृहस्थ जीवन को बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जो नारियों के लिए सबसे बंधन का काम बताता है वो उनके वस्त्र और आभूषण है, क्योंकि वे अपने वस्त्रों और आभूषण को देख करके विचलित हो जाती है और अपने चेहरे पर वो घमंड करने लगती है। अर्थात उसकी माँ कहती है कि बेटा आप जो है अपने चेहरे को देखकर न रिझना, और आप बंधन मुक्त जो है वस्त्र और आभूषणों से दूर रहना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया,
प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। देखिए वर्ड को समझना होगा, क्या आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नहीं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा स्टिंजा को उठाया है और आपसे पूछा गया प्रश्न कि भरमाया शब्द का क्या अर्थ है। भटका हुआ, भ्रमित होना, सुधरा हुआ या दौड़ता हुआ। देखिए यहां पर जो भरमाया शब्द है वो भ्रमित को डिनोट कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, भ्रमित होना। अब देखिए यहां पर क्या है, मृग तृष्णा का अर्थ क्या है। मृग तृष्णा का अर्थ होगा मृग की प्यास, मृग की दौड़, छलावा, दिखावा। मेरे प्यारे बच्चों मृग तृष्णा का अर्थ होता है यहां पर क्या। अब आप सोचोगे कि सर मृग मतलब होता है हिरन और तृष्णा का मतलब होता है प्यास, तो सीधी तौर पर आप मारेंगे मृग की प्यास, गलत हो जाएगा। आपके इनके भाव को समझना होगा। न मृग की प्यास होगा, न मृग की दौड़ होगा, न दिखावा, न छलावा, तो होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों। मृग तृष्णा का अर्थ होता है आपका छलावा। आप सोचते हैं कि वहां पर कुछ होगा, लेकिन वहां पे जाते हैं और आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है, अर्थात वहां पे आपके साथ छल होता है। यानी जिस प्रकार से रेगिस्तान में मृग पानी के तलाश में भागता है, वो सोचता है, जिस तरह से गर्मी के दिन में क्या होता है ना, आप रोड पे चलते हो तो आपको पता चलता है कि वहां कुछ इस टाइप लहरों के टाइप में उठता है, लगता है कि वहां पानी होगा जरूर दूर से देखने पर, लेकिन आप समीप जाते हो, करीब जाते हो तो आपको पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो मृग जो हिरन है उसी तरीके सोचता है कि वहां भी जरूर पानी होगा और वो दौड़ के वहां पर जाता है, बट उसे पानी नहीं मिलता है, अर्थात उसके साथ क्या होता है, छल होता है, छलावा होता है। अर्थात यहां जो मृग तृष्णा का अर्थ होगा वो आपका छलावा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब क्या है, खंड घ। अब पाठ्य पुस्तक से आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये लास्ट जो खंड घ है आपका बहुविकल्प प्रश्न है जो आपके पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है ये प्रश्न। और मैंने आपको यहाँ जितना सारा आपको प्रश्न दिख रहा है वो सारा आपको 2 महीना पहले मैंने आपको कंप्लीट करवाया, हर एक चैप्टर के एमसीक्यू, VBI MCQ दे करके, और वही प्रश्न देखने को मिल रहा है। चलिए देखिए क्या है, पढ़िए आप कि उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है। उत्साह जो है आह्वान है, आभार है, साभार है या प्रभार है। मेरे प्यारे बच्चों उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है, तो मैंने बताया था आह्वान गीत है कि नहीं, ये आह्वान करते हैं, है कि नहीं। माँ की अंतिम पूंजी किसे बताए, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों मैं जो भी MCQ बता रहा हूँ VBI क्वेश्चन है, आप इसे लिख लो, 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मॉडल टेस्ट पेपर में। इसका मतलब 90% क्वेश्चन मैंने जो बताया था आपको वो एग्जाम में आने वाला है, तो मिस मत करो, आप करते जाओ इसको। तो माँ की अंतिम पूंजी किसे बताया गया है या किसे कहा गया है, बेटी को, बेटों को, पति को या बहन को, बताओ आप। बेटी को, माँ की अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया है, राइट आंसर ए। चलिए मुख्य गायक की आवाज, देखिए आपको मॉडल टेस्ट पेपर जब आप निकालोगे तो बहुत सारा मिसप्रिंट मिलेगा, थोड़ा सा मिस्टेक एरर मिलेगा, आपको वर्ड गलत देखने को मिलेंगे, तो आप घबराना नहीं, आप उसको समझना और अपने से उस वाक्य को समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर आप क्या है कि मुख्य गायक की बाबाज, इस तरीके से बहुत सारा मिस्टेक देखने को मिल सकता है, बट आवाज है ना, आवाज है, आवाज। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, हल्की पुल्की, चट्टान जैसी, भारी, पतली और घरघराहट भरी। तो देखिए मुख्य गायक की जो आवाज है वो चट्टान जैसी भारी थी, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए कि सूरदास की भाषा है, सूरदास किस भाषा में लिखते हैं, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो सूरदास किस भाषा में लिखते हैं, ब्रज भाषा में लिखते हैं। सूरदास के पद मैंने पढ़ाया था आपको, उसी से पता चल गया होगा कि वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं, डरने वाले, काले घुंघराले बालों के समान, कर्जे पर्वतों के समान या सुंदर चित्रों से भरे हुए। मेरे प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है कि सुंदर चित्रों से भरे हुए उनको जान पड़ रहा है कवि को। समाज में नाक,
किसका प्रतीक मानी जाती है? ये जो आपका नाक है, ये नाक किसका प्रतीक माना जाता है? तो आपने सुना होगा अक्सर, इसने तो मेरी नाक कटा दी, इसके वजह से मेरा नाक कट गया। तो क्या यही वाला नाक कटता है क्या? बताओ आप। नहीं ना। सोचो क्या, ये वाला अगर नाक नहीं कटता तो कौन सा नाक कटता है? तो समाज में नाक का कटना किसका प्रतीक माना जाता है? धन का, महानता का, इज्जत का या सुंदरता का? देखिए, समाज में नाक किसका प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों? इज्जत का प्रतीक है। अगर नाक रहा तो इज्जत है, नाक अगर कट गया तो इज्जत चली गई, है कि नहीं? तो अपना नाक को बचाना है, ठीक है, इज्जत बचाना है, नाक को कटने नहीं देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन है? बैजू, मुशन तिवारी, भोलेनाथ या बैजनाथ? मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो भोलेनाथ जी है कि नहीं? देखिए अगला, चलिए थोड़ा सा उसको ऊपर उठा लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए पढ़ने में, है कि नहीं? चलिए यहाँ है ना, अच्छा यहाँ देखिए क्या है, प्रश्न क्या है कि लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि जो है लेखिका का जो ड्राइवर था वो सब कुछ उनको बता रहा था लेखिका को, है कि नहीं? सारा डिटेल बता रहा था कि मैडम ये है, ऐसा हुआ था, इसके साथ ये हुआ था, ये वाला ये है। तो वही प्रश्न है यहाँ पर कि लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? क्या था? जितेन नागी, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न क्या है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? चलिए सुभाष चंद्र बोस जी की, गांधी जी की, चंद्रशेखर आजाद जी की या भगत सिंह जी की? किसकी मूर्ति लगी हुई थी? इजी प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस जी की। चलिए अगला देखिए, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? खिड़की की तरफ, घर की तरफ, स्टेशन की तरफ या नवाब की तरफ? मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि लेखक जो है कनखी नजर से नवाब की तरफ देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वे अलग अंदाज से नवाबी झाड़ रहे थे, है कि नहीं? उस कोच में बैठ करके वो क्या करते हैं, खीरा को बढ़िया से छीलते हैं, काटते हैं, फिर उसमें नमक मिर्च लगाते हैं और खाने के बजाय वो खिड़की से क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो लेखक जो है कनखी नजर से उनके नवाबी स्टाइल को देख रहे थे, ठीक है, तो यानी वो नवाब की ओर देख रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? है कि नहीं? बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? अजरुद्दीन, अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन या सादिक हुसैन? क्या है? तो आपने पढ़ा होगा बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या है? अमीरुद्दीन था, है कि नहीं? क्या था? अमीरुद्दीन। तो चलिए इसी के साथ आपका जो मॉडल सेट 2 है वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया और आशा करता हूं कि आप भी ये सारे घर में रिवाइज करोगे और जो भी प्रश्न मैंने आपको एमसीक्यू का करवाया था उससे आप कोरिलेट करके देख लेना कि सर जो बताए हैं और ये मॉडल सेट जो है वो वाकई में सारा का सारा 100% सारा कंटेंट इसमें मिल रहा है। अर्थात आपको 2 महीना पूरा एग्जाम का मूल मंत्र आपको पहले ही दे दिया था, बशर्ते कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने तैयार कैसा किया है। तो चलिए आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और फिर आपको बहुत जल्द मॉडल सेट 3 भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।